आज हम ईटीएफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ईटीएफ होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, इन तीनों में से बेहतर कौन सा है। साथ ही साथ ईटीएफ के कौन से फ़ायदे या नुकसान हैं। और ईटीएफ में ऐसी लिस्ट डिस्कस करेंगे जो ईटीएफ आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। साथ ही साथ अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो ईटीएफ आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें लिवरेज भी नहीं है, लिक्विडिटी भी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। उसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। तो ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका मतलब ही यही है कि एक ऐसा फंड है जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है स्टॉक्स की तरह। नॉर्मल स्टॉक जैसे आप बाय और सेल कर सकते हो, वैसे आप ईटीएफ को भी बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों को इशू करने वाली एक ही कंपनी होती है जिसको हम एएमसी बोलते हैं। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई ईटीएफ इशू कर सकती है या फिर म्यूचुअल फंड्स भी इशू कर सकती है। अब जैसे ही आप स्टॉक बाय करते हो और सेल करते हो, वैसे ही आपको ईटीएफ भी बाय और सेल कर सकते हो। और स्टॉक में जैसे कि आप पहले अप्लाई करते हो आईपीओ के लिए, वैसे ही आप ईटीएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी नया आईपीओ लाती है तब आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे ही ईटीएफ में भी ऑप्शन होता है कि कोई एएमसी कंपनी अगर नया ईटीएफ लॉन्च करना चाहती है या फिर उसे लिस्ट करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तब आप उसे अप्लाई कर सकते हो एनएफओ को थ्रू। अब एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर यानी कि कोई भी एएमसी कंपनी जब पहली बार ईटीएफ या म्यूचुअल फंड लिस्ट करती है उसको बोलते हैं एनएफओ। और कोई भी स्टॉक अगर लिस्ट होता है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ में और एनएफओ में यही एक डिफरेंस है। अब देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ईटीएफ आता कैसे है। अब एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे कि निफ्टी 20 ईटीएफ। अब निफ्टी 20 ईटीएफ को शुरू करने वाला है निप्पॉन इंडिया एएमसी। निप्पॉन इंडिया एएमसी ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ के स्टॉक्स बाय कर लिया है जो जो निफ्टी में वेटेज थे। जैसे कि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, एचडीएफसी, टीसीएस, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो रिलायंस निप्पॉन एएमसी ने वो सारे स्टॉक बाय कर लिए अपने पास और एक ईटीएफ फॉर्म कर लिया और उसी ईटीएफ को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कर दिया एनएफओ के थ्रू। एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे कि आईपीओ होता है तो वैसे ही ईटीएफ लिस्ट हो गया स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब जैसे कि कोई आप बोल सकते हो कि आपने पेटीएम के लिए अप्लाई नहीं किया था लेकिन पेटीएम अभी खरीद सकते हो, जबकि आपने अप्लाई नहीं किया था। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर अभी आपने ईटीएफ अप्लाई किया हो या फिर ना किया हो, आप अभी भी ईटीएफ खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। ईटीएफ को आप सिंपली स्टॉक्स की तरह खरीद या बेच सकते हो, वो पूरी तरह से पॉसिबल है। और स्टॉक के अंदर जो भी चार्जेस अप्लाई होते हैं जैसे कि एसटीटी, डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो सारे चार्जेस ईटीएफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं सेम स्टॉक की तरह। अब जान लेते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रोकरेज अकाउंट। अब आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कोई ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो किसी बैंक के थ्रू या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू। स्पेशल डीमैट अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड बाय हो सकता है, ना कि स्टॉक। साथ ही साथ अगर आपको ईटीएफ बाय करना है तो उसके लिए स्टॉक्स के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना काफ़ी ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक ब्रोकर के पास और एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास। साथ ही साथ ईटीएफ के लिए आपका ब्रोकरेज भी ज़्यादा चार्ज होता है। लेकिन यही से हमारा दूसरा पॉइंट है कॉस्ट एफिशिएंसी। अब कॉस्ट एफिशिएंसी के टाइम में म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे कि चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं म्यूचुअल फंड्स की। जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज हो रहा है तो उसके अंदर बाइंग और सेलिंग ज़्यादा होती है, उसके ट्रांजैक्शन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए कॉस्ट एफिशिएंसी होती नहीं क्योंकि उसका चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ईटीएफ का ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ईटीएफ पैसिवली मैनेज होते हैं। अब पैसिवली मैनेज का मतलब है हर एक क्वार्टर के अंदर जैसे ही इंडेक्स के अंदर वेटेजेस चेंज होते हैं उन्हीं को कॉपी करके ईटीएफ भी खुद के अंदर वेटेजेस चेंज कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस का वेटेज थोड़ा कम हो जाता है और एचडीएफसी का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है निफ्टी के अंदर, तो वही कॉपी करके ईटीएफ भी वही कर लेगा। उसी को कॉपी करना है तो उसके लिए ज़्यादा चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है। अब म्यूचुअल फंड्स में भी दो टाइप्स होती है, पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का मतलब है इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड को या फिर पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को एक्टिव फंड से कंपेयर करो तब आपको एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा और पैसिव फंड का काफ़ी कम नज़र आएगा। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन में, वो है लिक्विडिटी।
तो अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स को और एएमसी में दोनों में ही काफ़ी होती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है या फिर उसे रिडीम करना है तब आप एएमसी के थ्रू रिडीम या बाय सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ईटीएफ बाय और सेल करना है तब आपको एएमसी के थ्रू नहीं करना, आप किसी बायर के थ्रू या फिर सेलर के थ्रू जो भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है उसी के थ्रू कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ में एक प्रॉब्लम ऐसा भी होता है, अगर कोई छोटा ईटीएफ है जिसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा होती नहीं तो उसको बाय तो कर लोगे लेकिन सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप उसे सेल कर लेते हो तब बाय करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है। तो उसको बाय सेल में आप ऐसे मान सकते हो कोई ऐसा स्टॉक है जो सर्किट टू सर्किट काम करता है। जब किसी भी स्टॉक को लोअर सर्किट लग जाता है तब उसे सेल करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर किसी स्टॉक को अपर सर्किट लग जाता है तब उसे बाय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही छोटे ईटीएफ के लिए भी है, उसे बाय और सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको ईटीएफ चूज़ करना ही है ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए तब आप ऐसा ईटीएफ चूज़ कर सकते हो जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी होती हो और अगर डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड होते हो, वैसा ईटीएफ चूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। चौथे पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ट्रेडेड प्राइस। अब ट्रेडेड प्राइस का मतलब है जिस प्राइस के ऊपर बाय और सेल कर सकते हो उसे हम बोल सकते हैं ट्रेडेड प्राइस। अब यदि आपको म्यूचुअल फंड को बाय करना है या फिर सेल करना है तब आप एएमसी के थ्रू कर सकते हो, लेकिन जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा यानी कि दिन के क्लोजिंग में जो भी एनएवी फॉर्म होती है उसी पर आप बाय और सेल कर सकते हो, ना कि उससे पहले ना कि उससे बाद। इंट्राडे में आप बाय और सेल नहीं कर सकते, लेकिन ईटीएफ के साथ ऐसा नहीं है। ईटीएफ को अगर आपको बाय और सेल करना है तो आप मार्केट आवर्स में ही बाय और सेल कर सकते हो। अगर हम प्री ओपन की बात करें जैसे कि 9 बजे से लेकर 9 बजे तक 8 बजे, वो टाइम पे आप स्टॉक बाय कर सकते हो लिमिट ऑर्डर लगा के, लेकिन वो टाइम पे आप ईटीएफ नहीं बाय कर सकते। ईटीएफ आपको 9:15 से लेकर 3:30 तक ही बाय करना है, ना कि उसके बाद ना तो उससे पहले। पोस्ट मार्केट में आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। पोस्ट मार्केट होता है 3:40 से लेकर 4 बजे तक, वहाँ पर आपको ईटीएफ बाय करने मिल जाता है। प्री ओपन में आप इसे बाय नहीं कर सकते और ना तो क्लोजिंग पे आप इसे बाय कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होल्डिंग ट्रांसपेरेंसी। अब होल्डिंग ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि एएमसी कितने टाइम के अंदर अपनी होल्डिंग डिस्क्लोज करती है पब्लिकली। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड्स हर 30 दिन के अंदर अपनी होल्डिंग डिस्प्ले करती है, या फिर होल्डिंग्स जो भी होल्ड करके रखा है एएमसी कंपनी में वो डिस्क्लोज करती है 30 दिन के अंदर। लेकिन ईटीएफ अपनी होल्डिंग्स रोज़ डिस्क्लोज करता है, वो भी डेली बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन ईटीएफ के अंदर ज़्यादा कोई एक्टिविटी होती नहीं, वो हालांकि पैसिवली मैनेज फंड होता है। तो अगर आप होल्डिंग कंपेयर करो तो होल्डिंग आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा अगर आप रोज़ कंपेयर करो तो, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर फर्क दिखाई दे सकता है। तो हर क्वार्टर निफ्टी में चेंजेस होते हैं, इंडेक्स के अंदर चेंजेस होते हैं, वेटेज थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। तो वैसे ही निफ्टी के साथ ही ईटीएफ की भी वेटेजेस कम ज़्यादा हो सकती है अगर आप इंडेक्स से कंपेयर करते रहो तो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर निफ्टी और निफ्टी 20 जो कि एक निफ्टी इंडेक्स है और उसको फॉलो करने वाला ईटीएफ जो कि निफ्टी 20, दोनों ही एक साथ ही परफॉर्म करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में मान लेते हैं कि कोई भी इंडेक्स अगर 16% का CAGR दे रहा है तो ईटीएफ भी उतना ही परसेंट का CAGR देगा, ना तो उससे कम और ना तो इससे ज़्यादा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स हालांकि एक्टिवली मैनेज होते हैं तो उनके CAGR थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हो या फिर इंट्राडे कर सकते हो, तो वो कितना पॉसिबल है। अगर आप निफ्टी के अंदर कोई शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो, अगर आप निफ्टी को बुलिश एक्सपेक्ट करते हो तब आप निफ्टी 20 भी बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं लेना या फिर उतने ट्रेड्स कंज्यूम नहीं करने, उतनी कैपिटल नहीं है आपके पास, तब आप ईटीएफ भी बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के 10-12% की मूव भी हो सकती है तो उसके अंदर आप निफ्टी बाय कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि निफ्टी के अंदर तो कोई बहुत बड़ी मूव होती नहीं, तो ईटीएफ के अंदर भी आपको बहुत बड़ी मूव दिखाई नहीं देगी। वैसे ही निफ्टी में मूव होती है जैसे निफ्टी 20 में ही मूव होती है, ना तो उससे ज़्यादा ना तो इससे कम। अगर आप ईटीएफ बाय करते हो या फिर म्यूचुअल फंड भी बाय करते हो तो बाय करते टाइम और सेल करते टाइम दोनों ही टाइम आपको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। दोनों ही टाइम एनालाइज करना है। जैसे कि कोई आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो बाय तो आपने कर लिया, जब तक आप सेल नहीं करते तब तक फंड मैनेजर आपको खुद से नहीं बोलेगा कि आप सेल कर सकते हो या फिर मार्केट का टॉप लग सकता है, अभी ख़राब फेज शुरू हो सकता है, तब आपको खुद ही सेल करना है। तो आपको रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप ईटीएफ भी बाय करते हो
या फिर स्टॉक्स बाय करते हो, इंडेक्स फंड बाय करते हो, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तब वो टाइम पे आपको रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए रिसर्च काफ़ी ज़रूरी है, बाय करते टाइम और सेल करते टाइम दोनों। अब ईटीएफ की बात करें, म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते टाइम हम यहाँ पर एक और पॉइंट नोटिस कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेसिफिक कंपनीज होती है जो कि फंड मैनेजर खुद के हिसाब से बाय और सेल कर सकता है, लेकिन ईटीएफ के अंदर कोई स्पेसिफिक कंपनीज नहीं होती। जो कि इंडेक्स के अंदर वेटेज है उसी के रिगार्डिंग ईटीएफ भी वही कंपनीज बाय कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं निफ्टी के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूड है, लेकिन आप तो ये जानते हो कि गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन फिर भी निफ्टी 20 को अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए निपॉन एएमसी को गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज वैसे ही बाय करनी होंगी जैसे कि निफ्टी के अंदर वेटेज है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी। जैसे कि निफ्टी के अंदर कोई कंपनी ख़राब परफॉर्म करती है तो उसको बाहर निकाला जाता है और अच्छी कंपनी को अंदर लिया जाता है। ईटीएफ भी वही चीज़ फॉलो करता है, ख़राब कंपनीज को बाहर निकाल देता है और अच्छी कंपनी को अंदर लाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपने हिसाब से बाय और सेल करता है, अपने हिसाब से होल्डिंग्स कम और ज़्यादा कर सकता है। हालांकि उनके पास टीम थोड़ी बड़ी होती है, रिसर्च काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर हमेशा अच्छी कंपनीज रहेंगी, खराब कंपनीज को बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसके अंदर ख़राब कंपनीज कुछ हो सकती है। जैसे कि बहुत सारी ख़राब कंपनीज आप देखो तो उनके अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग थी, बाद में हालांकि वो कम कर सकते हैं, जैसे कि येस बैंक के अंदर वो कम करते होल्डिंग और रिटेलर्स की होल्डिंग बढ़ती गई। तो येस बैंक के अंदर पहले तो उनकी होल्डिंग थी, बाद में वो कम कर दे गए। ये एक डिसएडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड्स हो या फिर ईटीएफ, दोनों के अंदर ख़राब कंपनीज हो सकती है। तो इन सब पॉइंट का कंक्लूजन तो यही है कि अगर आपको ईटीएफ बाय करना है या फिर म्यूचुअल फंड्स, दोनों के लिए आपको रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है, ट्रैक करते रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसा ईटीएफ बाय करते हो जो कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि इंफ्रा बीज, जूनियर बीज, ऐसे सेक्टर में आपको ट्रैक करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सब साइक्लिकल हो सकते हैं और साइक्लिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि वो खराब साइकिल चेंज होती है, जैसे कि हमने ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर के अंदर देखा कि मेटल के अंदर काफ़ी ख़राब साइकिल चल रही थी 2008 से लेकर 21 तक। उसके बाद साइकिल चेंज हुई, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो साइकिल काफ़ी ख़राब चल रही थी। ऑटो सेक्टर के अंदर 2018 से साइकिल ख़राब चल रही है। तो अगर वैसे टाइम पे आपको बाय और सेल करना काफ़ी ज़रूरी है और ख़ुद की रिसर्च रखना भी ज़रूरी है। तो एक बार कुछ ईटीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बीज, जूनियर बीज, इंफ्रा बीज, बैंक बीज। जो भी आप ईटीएफ देखो जिसके एंडिंग में बीज लगी हुई थी है, वो सारे ईटीएफ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड होल्ड करती है, जिसकी ओनर है निपॉन इंडिया एएमसी। जैसे कि निफ्टी बीज, ये निफ्टी को फॉलो करता है। जूनियर बीज जो कि निफ्टी जूनियर को फॉलो करता है। इंफ्रा बीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करता है। वैसे ही बैंक बीज, पीएसयू बीज, हैंगसेंग बीज, गोल्ड बीज भी अवेलेबल है। साथ ही साथ एक और अवेलेबल है लिक्विड बीज। अब लिक्विड बीज का मतलब है एक ऐसा स्टॉक या फिर ऐसा ईटीएफ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि किसी स्टॉक के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर। अगर आपको और भी ईटीएफ देखना है या फिर ईटीएफ में जो भी ईटीएफ लिस्टेड है पूरे एनएससी के ऊपर, अगर वो सारे ईटीएफ को चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर हमारा ब्लॉग विजिट करके आप सारे ईटीएफ देख सकते हो। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा हमने ईटीएफ इंक्लूड किया है। अगर आप किसी भी सेक्टर से रिलेटेड बुलिशनेस रखते हो, फार्मा ईटीएफ, कंजप्शन, वो सारे इंक्लूड है इसके अंदर। तो अगर आपको वो चीज़ चेकआउट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप वो ब्लॉग भी चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। गोल्ड के बारे में कुछ ईटीएफ देख लेते हैं, जो कि एक्सिस गोल्ड, आईसीआईसीआई गोल्ड, कोटक गोल्ड और गोल्ड बीज। ये सारे ईटीएफ गोल्ड को फॉलो करते हैं। जैसे ही गोल्ड के अंदर कोई अप एंड डाउन होती है, गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, वैसे ही इनके अंदर भी प्राइस फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो नहीं करते, इसके अंदर इंडियन मार्केट्स को फॉलो किया जाता है। जैसे रुपये के अंदर कोई अप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन होती है, तो वैसे ही गोल्ड बेस के अंदर या फिर कोटक गोल्ड के अंदर इन सारे ईटीएफ के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। उसी हिसाब से ये इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो नहीं करते, इंडियन मार्केट्स को फॉलो करते हैं। और दो ईटीएफ देख लेते हैं, जो कि है आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजीज और एनईएफटी। ये दोनों ईटीएफ निफ्टी आईटी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स यानी कि टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा,
उन सबको आप ETF मान सकते हो और उसको ये फॉलो करता है। और दो ETF देख लेते हैं। MOM 100 यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 इक्विटीज़। ये एक ऐसा ETF है जो कि मिड कैप 100 को फॉलो करता है, निफ्टी मिड कैप 100। MON 100 भी देख लेते हैं। ये ETF थोड़ा सा अलग है। जैसे कि MON 100 ये नैस्डैक को फॉलो करता है। नैस्डैक के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस होती है वो इसके अंदर भी हो सकती है। वैसे ही और एक ETF भी मौजूद है, हैंगसेंग बीज। अब ये हैंगसेंग को फॉलो करता है। हैंगसेंग के अंदर मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होती है या फिर उनके इंडेक्स में जो फ्लक्चुएशन होती है वो यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस है नहीं इंडियन मार्केट की कंपैरिजन में। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ETF बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं यहाँ पर जो भी ETF या फिर स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। CPSE ETF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसा ETF है जो कि निफ्टी CPSE को फॉलो करता है। निफ्टी CPSE में बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूडेड है। जो गवर्नमेंट कंपनीज आने वाले टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो CPSE ETF भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, उनकी कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर आपको और भी ETF देखना है फार्मा से, कंजप्शन से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर सकते हो। हमने अपने ब्लॉग पे बहुत सारे ETF इंक्लूड किए हुए हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कोई भी ETF या फिर ETF जो आप देखते हो वो ETF आप स्टॉक की तरह बाय और सेल तो कर सकते हो, लेकिन वो स्टॉक नहीं है। वो एक पोर्टफोलियो है जो कि इंडेक्स को फॉलो करता है। लेकिन अब कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ETF के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर, तब आपको रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। रिसर्च करते टाइम आपको बाय करते टाइम भी रिसर्च करना है, सेल करते टाइम भी रिसर्च करना है। तभी वो म्यूचुअल फंड्स या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट काम हो सकती है। नहीं तो आप लॉस कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। लेकिन अगर आपको ETF बाय और सेल करना है तब आप वही ETF चूज़ कीजिएगा जिनके अंदर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे भी बहुत सारे ETF है जिसका नाम ही किसी ने नहीं सुना, उनके अंदर वॉल्यूम काफ़ी छोटा होता है। AMC कंपनी भी काफ़ी छोटी होती है, तो उसके अंदर आपको बाय और सेल नहीं करना। निपॉन इंडिया के AMC में जो भी ETF प्लेस किए हुए हैं उन सारों में लिक्विडिटी की कोई इश्यू नहीं होती। वो सारे अच्छे से लिक्विड ETF होता है, उनमें कोई बाय और सेल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तब आपको वो ETF बाय करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बाकी ETF को बाय करना है जैसे कि CPSE ETF, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अगर जब छोटी कंपनीज का ETF बाय करते हो तो उनके अंदर लिक्विडिटी के छोटे इश्यू हो सकते हैं।